आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है। कल हमने वेव इंटरफेरेंस लिखना शुरू किया था, तो हमने जनरल इक्वेशन रिजल्टेंट वेव की क्या लिखी थी? हमने लिखा y रिजल्टेंट इज AR साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, है ना। उसमें हमने कहा कि AR कैसे कैलकुलेट करना है, तो अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब बहुत रेयरली पूछा जाता है थीटा के लिए, बट फिर भी इसके लिए लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू A2 साइन फाई ऑन A1 प्लस A2 cos फाई। ठीक है ना, कोई पूछता नहीं है बट फिर भी लिख लेते हैं अभी के लिए। अब दो स्पेशल केस यहाँ पे समझते हैं। ये तो एक तो हमारे पास हो गया ये, इसी में एक चीज और ऐड कर लेते हैं। अगर ये मान लो इफ A1 इज इक्वल टू A2, अगर दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हो तो उस केस में जो A रिजल्टेंट बनेगा अपना वो हो जाएगा, देखो अंडर रूट में देखना ध्यान से, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A स्क्वायर भी 2A स्क्वायर हो गया। मैं A स्क्वायर को तो बाहर लेके A कर देता हूँ, अंदर क्या बचा 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस फाई। अब मुझे नहीं पता ये ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है क्या कि 1 प्लस कॉस फाई को हम 2 cos स्क्वायर 5/2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा A टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है ना, अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे का ऐसे छाप लो उसको। तो ओवरऑल हमारे पास ये रिजल्टेंट कितना आ गया? ये आ गया 2A cos ऑफ 5/2। बस नोट कर लो इसको। लेकिन ये तब होगा जब दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड की हो। ठीक है ना, नोट कर लो, सीधा आगे लिखते हैं। सर सर एक बार वो tan थीटा वाला क्या फॉर्मूला था वो? tan थीटा तो यार जो है ना, ये थीटा है ना हमारा ब्रैकेट में, ये बताने के लिए आया कि कोई पूछे थीटा कहाँ से लाऊं तो हम कहेंगे भाई इस इक्वेशन से ले आओ। tan थीटा इक्वल टू A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। ये आ तो वो वेक्टर कॉम्बिनेशन से ही रहा है ना, बट लिख लो इसको। लिख लिया। यहाँ तक भी लिख लिया, ये वाला पार्ट भी? हाँ सर। ठीक है ना। तो अब इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो एक बात समझना कि जब मान लेते हैं ऐसे कि दो सोर्स है हमारे पास, इनसे वेव चली और किसी पॉइंट पे पहुंची, है ना। यहाँ से भी वेव चली और किसी पॉइंट पे पहुंची। तो अब इनके बीच में फेज डिफरेंस क्यों होगा? तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है और जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है उसमें एक डिफरेंस हो सकता है जिसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि व्हाइल रीचिंग द पॉइंट P जहां पे वेव रिसीव हुई है, सोर्स 1 से आने वाली वेव और सोर्स 2 से आने वाली वेव ने अलग अलग अमाउंट में डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो यहाँ x1 ट्रेवल किया या x2 ट्रेवल किया, तो पाथ डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ x1 माइनस x2। मॉड क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमें ये नहीं पता ज्यादा कौन है कम कौन है, अदरवाइज हम ज्यादा माइनस कम लिख देते हैं। ठीक है ना, तो अभी के लिए हमने मॉड लगा दिया, इसको डेल्टा x लिख देते हैं पाथ डिफरेंस। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन। तो फाई कितना होगा यानी कि फेज डिफरेंस, वो होगा डेल्टा x अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई। ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना है कि दो वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है उसकी वजह से उन दोनों में फेज डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है वो इस रिलेशन से आपको
याद रखना, नोट कर लो इसको एक बार। सर जैसे एक क्वेश्चन था सर, जैसे साउंड वेव्स हर मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है, जैसे अभी हमने कल किया था कि एयर में बिल्कुल, एयर में, वाटर में, बिल्कुल सही। हाँ, तो सर और मतलब जितनी भी हमारे पास वेव्स है सब मीडियम के हिसाब से वेरी करती है या फिर कुछ ही मीडियम के हिसाब से वेरी करती है? नहीं यार, सभी की अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होगी। इवन लाइट की भी जब हम बात करते हैं ना, लाइट भी एक तरह की वेव है। यस सर। तो लाइट वैक्यूम में फास्टेस्ट होती है, उसके बाद अलग अलग मीडियम हो, जैसे मान लो वाटर होगा, ग्लास होगा, इन सब में उसकी स्पीड बदल जाती है, इनफैक्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। और वो जो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जो हम अगले साल पढ़ेंगे, है ना। तो मीडियम की प्रॉपर्टीज का वेव की स्पीड पे फर्क पड़ता ही है। तो ये सभी तरह की वेव में होता है। इसको ऐसे सोचो, देखो हमने पानी में पत्थर फेंका तो रिपल्स प्रोड्यूस हुए, यस सर। और वो रिपल्स आगे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, सही है ना। यस सर। वही पत्थर हमने मान लो एक पूल ऑफ हनी में फेंका होता, शहद के तालाब में, तो क्या रिपल्स उसी स्पीड से ट्रैवल करते हैं? नहीं। तो वहां पे प्रॉपर्टी बदल गई ना मीडियम की। हाँ। तो बस इसी तरह से जो भी वेव होती है ना, वेव देखो क्या है ना, उसकी स्पीड मीडियम की इलास्टिसिटी और इनर्शिया डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो हर मीडियम की अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है और अपनी इनर्शियल प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वेव स्पीड जो है वो डिसाइड होती है। समझ जाएंगे बात? नहीं सर, हाँ वो तो समझ गया, लेकिन वो मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड पे वो कुछ वो फर्क नहीं पड़ता ऐसे करके कुछ और फैक्ट था शायद, या फिर मैं नहीं, इससे ऐसा नहीं है। रिलेट। आपने ये होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड्स को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ यही था है ये। ना। रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। भाई सन से हमारे तक लाइट आती है, नहीं आती है? आती है सर। तो जितनी स्पेस में वो ट्रैवल करके आती है, मेजोरिटी तो एम्प्टी स्पेस है, हम्म। तो भी ट्रैवल कर लेती है। लेकिन आउटर स्पेस में जाके अगर आप चिल्लाओगे तो आवाज आएगी? नहीं। नहीं आएगी, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। नहीं करती है ना। तो बस यही है ना। सर क्यों नहीं करती? यार साउंड एक प्रेशर वेव है ना, प्रेशर तो तभी होगा जब मीडियम होगा, यस सर, है ठीक ना। है जब सर। प्रेशर ही नहीं होगा, प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा, तो वो जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन जिनके थ्रू साउंड आगे प्रोपोगेट करती है वो बनेंगे ही नहीं, और हम्म। बनेंगे ही नहीं तो साउंड प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। हम्म। जिसको हम साउंड कहते हैं वो हमारे, हम कह रहे हैं ना, मीडियम में प्रेशर का वेरिएशन है, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द मीडियम। तो जब मीडियम ही खाली होगा, प्रेशर नाम की चीज ही नहीं होगी उसमें। यस सर। ये है कहानी। तो ये पाथ डिफरेंस तक समझ में आ गई बात। हाँ सर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो कंडीशन क्या है वो लिखते हैं। कंडीशन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सी आई का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना। तो इसके लिए फाई जो होना चाहिए वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एग्जांपल ले लो, क्या क्या हो गया। अब n की कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो फाई जीरो है तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। दो वेव के बीच में फाई 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई, 8 पाई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। यही चीज हम डेल्टा एक्स के टर्म्स में लिखें, है ना। वो भी डेल्टा एक्स फाई पे डिपेंडेंट है ना यहाँ से। तो डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? n लैम्डा होना चाहिए। यानी अगर दो वेव है, देखो ये वेव यहाँ से चल के आई और ये वेव यहाँ से चल के आई, इसने चला 10 लैम्डा, इसमें चला 9 लैम्डा, तो पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा का बना, यस सर। है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन उससे सेटिस्फाई हो जाएगी। एन वही है यहाँ पे भी, 0 1 2 3, कोई भी नंबर इंटीजर में आप ले सकते हो, है ना। तो जीरो पार्ट डिफरेंस
वो लैम्डा का पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा 3 लैम्डा कोई भी इस तरह का पार्ट डिफरेंस चल जाएगा। अच्छा अगर ऐसा होता है तो इससे होगा क्या, इससे cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। भाई पाई अगर 2n पाई है तो cos फाई की वैल्यू 1 हो गई। यस सर। हाँ ठीक है, तो इससे जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, वो जो फॉर्मूला है आपका ये वाला, ये हो जाएगा कहाँ गया ये वाला, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये तो 1 हो गया। ये हाँ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर यस प्लस सर। 2a1 हाँ a2। तो इसका मतलब जो हमारा एम्पलीट्यूड बना वो कितना हो गया, वो a1 प्लस a2 के बराबर हो गया। अगर दोनों सेम होते है ना, इफ a1 इज इक्वल टू a2 तो a रिजल्टेंट 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सोचो कि हमारे पास एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है, एक का 2 सेंटीमीटर है। तो जब ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। क्या सर क्या? अगर हमारे पास एक वेव हो 1 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड वाली और दूसरी 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड वाली हो और इनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो जाए किसी वजह से, तो जो नई वेव बनेगी वो 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड की हो जाएगी ना। हाँ सर वो ऐड हो बस जाएंगे। ये बात बस यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पे एम्पलीट्यूड्स एड अप हो जाते हैं, है ना। इसको अगर हम फिगर से शो करेंगे तो देखो हमारे पास एक वेव है ऐसी और दूसरी वेव बना लेते हैं हम, लेट्स से ग्रीन में। अब बिल्कुल इसी वेवलेंथ की वेव बननी है, देखो ध्यान देना। तो ये तो हो गया किसका एम्पलीट्यूड, ब्लू वाली वेव का, और ये हो गया ग्रीन वाली वेव का। तो अब जो इनसे मिलके वेव बनी उसको हम रेड में बना देते हैं, तो वो देखो ऐसी हो जाएगी। नोटिस करना क्या नहीं बदला, सर एम्पलीट्यूड तो बदल गया। एम्पलीट्यूड तो बदल गया। देखो एम्पलीट्यूड तो इस नंबर और इस नंबर का सम हो गया है ना। हाँ जो वेवलेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं ना, वो नहीं बदली। और जितनी नहीं। देर में ये रिपीट कर रहा है अपने आप को वो टाइम पीरियड नहीं बदला, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई, है ना। तो यस सर। इस तरीके से वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है। समझ में आ गई बात। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ये जो cos फाई है इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। अच्छा cos फाई की वैल्यू -1 कब होगी, इसके लिए फाई जो है ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे n की वैल्यू ध्यान देना 0 नहीं लिखा मैंने, 1 2 3 कोई भी इंटीजर अलाउड है इस फॉर्मूले में। तो ये नंबर क्या हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है पूरा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। दूसरी बात जो डेल्टा x है पाथ डिफरेंस वो 2n-1 लैम्डा बाय 2, n की यही वैल्यूज अलाउड है 1 2 3 कोई भी इंटीजर ये हो सकता है। इसका मतलब समझना कि जो हमारी दो वेव हैं जो पॉइंट P पे पहुंच रही हैं, इसमें मान लो ये वाली चल के आई 10 लैम्डा और ये चल के आई 9.5 लैम्डा, 9.5 लैम्डा। तो कितना फर्क आया इनके पाथ में, 0.5। 0.5 यानी लैम्डा बाय 2 का फर्क आया। तो हम कहेंगे कैसा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मान लो ये चली 10 लैम्डा लेकिन ये चली 8.5 लैम्डा, तो कितना डिफरेंस आया, 2.5। नहीं 1.5 हो ना, 8.5 और 10 में तो, हाँ हाँ 8.5 हाँ। है ना। तो 1.5 लैम्डा यानी 3 लैम्डा बाय 2 हुआ, वो भी अलाउड है। तो 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ऐसा कोई भी पाथ डिफरेंस क्या प्रोड्यूस करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। है ना। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो ए रिजल्टेंट आएगा भाई, क्योंकि cos फाई हमारा जो है वो -1 हो गया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2a1 a2। ये किसका फॉर्मूला होता है,
a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये a1 माइनस a2 हो गया, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है बड़ा कौन है तो यहाँ मॉड लगा देते हैं। ये हमने उसमें भी किया था ना, x1 माइनस x2। यस। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है ना। इसको फिगर में कैसे अपन देखेंगे वो देख लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक वेव है ये वाली। अच्छा, अब जो आउट ऑफ फेज वेव होती है वो कैसी होती है उस पर ध्यान देना। मैं ग्रीन कलर से उसको बना रहा हूँ। सर कौन सी है? आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ। आउट ऑफ फेज, अगर आपका फेज डिफरेंस कोई भी कंडीशन ये वाली या ये वाली सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ फेज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हम कहते हैं इन फेज। क्या कहते हैं? इन फेज, फेज में, फेज से बाहर। ठीक है ना। तो आउट ऑफ फेज वेव कैसी? हाँ बेटा। नहीं सर, तो इसमें आउट ऑफ फेज वेव तो अभी आप एक बार बना दो सर, फिर मैं मैं बना पूछता हूँ। देता हूँ ना। हाँ, फिर उसका क्वेश्चन छुआ। अब बताओ मुझे, ये ब्लू वाली वेव और ग्रीन वाली वेव आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज होने का मतलब क्या हुआ? जिस जगह पे ये पार्टिकल अपने पॉजिटिव ए पे है, उसी जगह दूसरी वेव की वजह से अगर पार्टिकल होता तो कहाँ होता? नेगेटिव वेव पे। नेगेटिव वे पे होता। तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं है। इनके फेज में कितना, देखो सर्कल याद है आपको? हाँ, सर्कल में प्लस ए कहाँ होता था? टॉप पे। यहाँ ये तो 90 माइनस डिग्री ए पे। होता था यहाँ पे 270 पे। तो 180 का फेज डिफरेंस होता था ना। यस। तो सर इसमें हाँ, इनका एम्पलीट्यूड क्यों बदल गया? अच्छा हाँ, वो तो डिस्ट्रक्टिव है ना। डिस्ट्रक्टिव है ना। तो अब देखो, हाँ नहीं हाँ ये हाँ। वाली है एक एम्पलीट्यूड की, ये है दूसरे एम्पलीट्यूड की। अब इनसे मिलके क्या बनेगा? तो मिलके बनेगा, देखो ये नंबर माइनस ये वाला नंबर। तो जो हमारी वेव बनेगी, रेड से बना देते हैं, वो ऐसी बननी चाहिए कि नहीं? और छोटी बनेगी सर। और छोटी बनेगी, हाँ, बट ठीक है, कुछ तो दिखे है ना, बड़ी बात है। नहीं नहीं सर, मतलब वैसे मतलब कंपैरिजन में इन दोनों से और छोटी बनेगी, वैसे मतलब आंसर बता रहा हूँ। हाँ, ये समझ गया ना कि माइनस होने के बाद जो बचा हुआ एम्पलीट्यूड की बन जाएगी। अच्छा, सर अगर मतलब मान जो लो बड़ा मेरे, होगा उस साइड पे बनेगी। ओ हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि अगर ये ग्रीन इतना बड़ा होता तो जो वेव बनती वो किसकी साइड बनती? ग्रीन वाली साइड पे। ग्रीन वाले की साइड पे बनती। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल। हाँ, तो सर इसमें आउट ऑफ फेज वेव ग्रीन वाली है। नहीं, ब्लू इज आउट ऑफ फेज विद रेस्पेक्ट टू ग्रीन, या ग्रीन इज आउट ऑफ फेज विद रेस्पेक्ट टू ब्लू, जो भी कहो वो ट्रू है। ये समझो ना। देखो, अगर मैं ना, मैं ब्लू को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, देखो यहाँ ब्लू को बना देता हूँ, ये ब्लू को आगे बना देता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, सर। जहां ग्रीन पॉजिटिव में है वहां ब्लू नेगेटिव में है, हम्म जहां ब्लू पॉजिटिव में वहां ग्रीन नेगेटिव में, तो हर जगह हो रहा है ना। हम्म। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं ना कि दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज में है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये उससे आउट ऑफ फेज में, दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज में है। और सर वैसे ही फिर ऊपर वाले में ब्लू दोनों, इज हाँ, बोथ आर इन फेज विद ईच अदर। इन फेज विद ईच अदर। हाँ। जहां ये पॉजिटिव है वहां वो भी पॉजिटिव है, जहां ये नेगेटिव है वहां वो भी नेगेटिव है। और सर अगर डिस्ट्रक्टिव में हमारे दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड सेम हो गई, तो सोचो क्या तो फिर होगा। सर एक बिल्कुल सीधी लाइन ही तो बनानी पड़ेगी। सीधी लाइन, वेव गायब हो जाएगी, एकदम सीधा हो जाएगा ऐसे। उसी को तो हाँ। कहते हैं आवाज का गायब हो जाना। कोई सोचो ना, आपने दो आवाजें निकाली, एक ए एम्पलीट्यूड की, दूसरी माइनस ए एम्पलीट्यूड, मतलब माइनस ए तो नहीं कहेंगे, एक ए एम्पलीट्यूड की, दूसरी भी ए एम्पलीट्यूड की, और वो आउट ऑफ फेज हो गई, तो उनकी जगह क्या रह जाएगी? आवाज या सन्नाटा? सन्नाटा। सन्नाटा। और सन्नाटे को तुम ड्रॉ नहीं कर सकते ना। यस। हाँ, तो नहीं वो सर, अगर वेव, वेव ही नहीं होगी तो सन्नाटा ही तो होगा। बिल्कुल हाँ, मतलब साउंड वेव नहीं होगी तो सन्नाटा होगा। लाइट के केस में क्या हो जाएगा? दो लाइट मिलके क्या बन जाएगा? क्या सर, क्या एक और? दो लाइट वेव अगर आउट ऑफ फेज हो गई तो लाइट लाइट मिलके क्या बना लेंगी? सर लाइट थोड़ी कट सकती है। बिल्कुल कटती है। यही तो अगले साल सीखना है हमें। इनफैक्ट इसी के दम पे तो लोगों ने प्रूव किया कि लाइट हैज अ वेव कैरेक्टर। भाई, बहुत सारे साइंटिस्ट कहते थे लाइट हैज अ पार्टिकल कैरेक्टर। तो हम्म पार्टिकल कैरेक्टर में तो ये होना चाहिए ना, दो लाइट अगर मिले तो भाई रोशनी रोशनी मिलके महारोशनी बने। हाँ। लेकिन साइंटिस्ट ने प्रूव किया रोशनी रोशनी मिलके क्या बन सकती है? अंधेरा। अंधेरा। जहां पे लाइट और दूसरी लाइट के बीच में क्या हो जाए? कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यंग। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
और उस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि लाइट हैज अ कैसा नेचर, डिस्ट्रक्टिव, नहीं वेव नेचर बेटा, अच्छा वेव हाँ नेचर, सॉरी, वेव है नेचर, ना। हाँ। डिस्ट्रक्टिव भी इंटरफेयर कर सकती है लाइट, कंस्ट्रक्टिव भी इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन इंटरफेयर कर रही है यही बताना काफी है ना लाइट के वेव नेचर के बारे में, क्योंकि और कोई फिनोमिनन तो इंटरफेरेंस शो नहीं करता, सिर्फ वेव्स ही करती है हाँ सर, है हाँ, ना। यस सर। तो ये है, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, मतलब बहुत पहले एक इटालियन साइंटिस्ट हुए, ग्रिमाल्डी नाम था, उन्होंने क्या किया, एक पानी का पूल बनाया, ऐसा पूल बनाया, उस पूल में इस तरीके से दो पार्टीशन, एक पार्टीशन रखा और उस पार्टीशन में एक छोटा सा छेद कर दिया, यहां पत्थर फेंका, पत्थर फेंकते ही क्या हुआ, यहाँ पत्थर फेंकेंगे तो यहाँ से क्या निकलने लगेंगे, इस छेद में से पार्टिकल्स बाहर आ रिपल्स, जाएंगे। रिपल्स निकलने लगेंगे, है ना। आपने हम्म यहाँ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, यहाँ पे तो देखो ये तो सॉलिड पीस ऑफ वुड है, तो जहां हम्म। आपने गैप छोड़ा था वहां से रिपल्स आगे बढ़ने लगे, फिर उन्होंने क्या किया, आगे एक और इस तरीके से पार्टीशन लगा दिया इसी पूल में, इस बार उन्होंने दो गैप छोड़ दिए, एक यहाँ छोड़ दिया, एक यहाँ छोड़ दिया, इसको खाली मानना है ना, तो फिर यहाँ से भी रिपल्स बने और यहां से भी रिपल्स बने, इन रिपल्स के मिलने से क्या प्रोड्यूस हुआ, इंटरफेरेंस। तो उन्होंने प्रूव किया कि पानी में क्या हो सकता है, वेव नेचर। हाँ मतलब इंटरफेरेंस बना सकते हैं, पानी में वेव नेचर होता है तो सबको पहले से ही पता था, ठीक है ना। अच्छा। पानी में पत्थर फेंक के तो रिपल्स दिखते ही थे ना लोगों को, हम्म। तो उन्होंने यहाँ से क्या किया, एक एक है ना, मतलब फिनोमिनन होता है जिसको डिफ्रैक्शन कहते हैं, तो डिफ्रैक्शन टर्म जो है वो इन्होंने ग्रिमाल्डी ने बना दी, फिर उसी को आगे लोगों ने लाइट के लिए प्रूव कर लिया कि लाइट में भी डिफ्रैक्शन हो सकता है, लाइट में भी इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है ना। ये हम अगले साल पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आउट ऑफ फेज वाली बात समझ में आ गई सबको, यस सर। एकदम क्लियर, ठीक है ना। सर आगे हाँ मैं भाई, एक मतलब शायद इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन वैसे ही पूछ रहा हूँ हाँ जी, सर, जो एक मतलब उसमें जैसे आप YouTube में ये देखने को कहते रहते हैं, जैसे आपने कल कहा था कि वो देख लेना। क्या देखना, सोनोमीटर, हाँ सर, सोनोमीटर, हाँ। हम्म। तो सर उसमें मेरे को एक वीडियो रिकमेंड हुई थी, वो सुपर कंडक्टर्स की। सर तो सुपर कंडक्टर्स में भी वेव नेचर होता है, क्योंकि सर अगर हम जैसे वो एक, उसने क्या किया था, एक रिंग ली थी सर मेटल की, या फिर मतलब कोई भी ऐसा हाँ शायद मेटल की ली थी, और सर उसके ऊपर उसने उन्होंने सुपर कंडक्टर रखा था, तो सर वो मतलब हवा में उड़ उससे जाता है, हाँ। हवा में था वो। हाँ यार, वो जो होता है ना, वो उसको मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में होता है ना, ये भी अगले साल पढ़ेंगे हम लोग, है ना? अच्छा, तो उसका सर वेव से उसमें कोई वेव लेना का देना तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, नहीं है उससे ना? वेव का कोई लेना देना नहीं। वो अच्छा। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स जो डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं ना, उनमें होता है ऐसा कि उसमें अगर आप मैग्नेट के ऊपर रखें उनको, तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, मतलब वो ऑपोजिट पोलैरिटी की मैग्नेट बन जाते हैं, यानी नॉर्थ रखोगे तो नॉर्थ ही बन जाएगा, तो इसका मतलब वो रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। नहीं सर, उन्होंने एक रिंग ली, उसके ऊपर वो सुपर कंडक्टर रखा, और उसने एक उंगली से ऐसे धक्का दे दिया, वो गोल गोल घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा बिल्कुल, रहा है, घूमे जा रहा हाँ है, तो है ना, बिल्कुल। और वो बिना रुके बहुत सर। लो टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर था उसमें वो। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज भी किया होगा उन्होंने, हाँ सर, हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाया था उसे। बिल्कुल, है ना। उसी पे, उसी टेम्परेचर पे वो जो सुपर कंडक्टिंग नेचर होता है मटेरियल्स का ना, वो सामने आता है। बिल्कुल यार, होता है ऐसा, पढ़ेंगे अगले साल, आना है वो भी देखिए। इसमें ऐसी सब चीजें मुझे पसंद है, मैं देखता रहता हूँ। हाँ थोड़ा मतलब है ना, सावधानी से ही यूट्यूब की दुनिया में कदम रखो, उसमें मतलब ये होता है कि आदमी खो जाता है फिर इधर उधर ना, एक देखना शुरू करता है, फिर यूट्यूब क्या है ना, वो आपको 10 चीजें और रिकमेंड करेगा, है ना। तो हम्म। उसको जितना फोकस रख सकते हो अभी रेलेवेंट चीजों पे, उतना रख लो, ठीक है जी। यस। चलो ये तो समझ गए आप। अच्छा अब क्या है, बीट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं आपका सिलेबस देख रहा था तो उसमें हार्मोनिक्स और डॉप्लर इफेक्ट हटा दिए गए हैं, है ना। तो एक बार मुझे अपने स्कूल की स्थिति बता देना, अगर उसमें हार्मोनिक्स पढ़ाए गए हैं और डॉप्लर इफेक्ट पढ़ाए गए, मैं लिख देता हूँ, हार्मोनिक्स एंड डॉप्लर इफेक्ट, ये एक बार मुझे कंफर्म कर देना,
वैसे तो हटा दिए गए हैं लेकिन है तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे बीट्स की। बीट्स कैसे बनती है? बीट्स नाम तो सुना सबने। हाँ सर। ठीक। सर वही गाने वाले की तो बात कर रहे हो? हाँ, मतलब जो साउंड होती है, साउंड की बीट्स बनती हैं, ठीक है ना। वो क्या होती हैं बीट्स, बेसिकली ये समझते हैं। मान लो हमारे पास दो वेव हैं जिनके एम्पलीट्यूड तो एक जैसे हैं, नियरली सेम भी होंगे तो चल जाएगा, बट हम इसको मैथमेटिकली सेम कह देते हैं। एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज है वो स्लाइटली डिफरेंट है। ये फ्रीक्वेंसीज क्या है? स्लाइटली डिफरेंट। इन दोनों वेव्स को आप एक ही जगह पहुंचा दो, ये मिलकर जो फिनोमिनन बनाएंगी वो क्या है? बीट्स। बीट्स है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बीट्स मैथमेटिकली कैसे बनती हैं वो थोड़ा हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन से बाहर हो जाता है, बट हम इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास जो दो वेव है वो दिखती कैसी होंगी। तो हमने कहा एक वेव ऐसी हो गई, दूसरी वेव जो है एम्पलीट्यूड सेम है उसका ध्यान देना, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी हम इसकी स्लाइटली क्या कर देते हैं? डिफरेंट कर देते हैं। ये दो वेव समझ रहे हो आप? सर मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ गया ना? देखो ऐसा होता है ना, v इक्वल टू एन लैम्डा एक फॉर्मूला है। यस सर। स्पीड, वेव की स्पीड, वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव का लैम्डा। अगर स्पीड सेम रखें तो ये बढ़ेगा तो ये कम नहीं हो जाएगा? तो यहाँ ग्रीन और ब्लू में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? ग्रीन की। ग्रीन की। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? ब्लू की। ब्लू की, ठीक है ना। अब होगा क्या ये समझना, इन दोनों के मिलने से जो फिनोमिनन बना, मैं उसको वेव नहीं कह रहा हूं, जो फिनोमिनन बना वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान देना। क्या होता दिख रहा है आपको? सर वेव जैसा तो कुछ बन रहा है लेकिन उसमें क्या चेंज दिख रहा है? फ्रीक्वेंसी और नहीं। हाँ सर उसका वो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी दोनों में फर्क है। फ्रीक्वेंसी तो चलो हम कह सकते हैं ना कि बढ़ी हुई लग रही है, थोड़ी सी जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है ये बात, ठीक है ना। हाँ। ये जो वेव पैटर्न होता है ना हमारा, जो ऊपर जाके नीचे आता है, हम कह रहे हैं कि ये वेव पैटर्न जल्दी रिपीट हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एम्पलीट्यूड फॉलो कर रहे हैं पार्टिकल, वो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है फिर कम कम हो हो रहा रहा है, है, बढ़ने कम। फिर यही पूरा पैटर्न, अब मैं इतनी बढ़िया ड्राइंग दोबारा नहीं बनाना चाहता, तो सोचो यही पूरा पैटर्न फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, ऐसे बन जाएगा। अब हाँ सर। चलो जनता की भारी डिमांड पे मैं इसको एक बार और बना देता हूँ ना। कितने बनाए थे मैंने? 2 3 खत्म, ठीक है। चलो मान लो कि ये और ये ऑलमोस्ट सेम बनाए मैंने। अब एक ध्यान से एक बात को देखना, ये मैं यहाँ पे येलो में बना देता हूँ। येलो दिखता ही नहीं है यार, नहीं सर येलो पर्पल में बना दूं, पर्पल पर्पल। ये आपको एक वेव जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर मैं सारे जो एम्पलीट्यूड्स के टॉप हैं उनको ज्वाइन कर दूं तो ये अपनी खुद की वेव बनाता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। तो जहां पे बीट्स बनती हैं, जिस मीडियम में बीट्स का फिनोमिनन या बीट्स क्रिएट होती हैं, वहां मीडियम इस तरह की शेप एक्वायर कर लेता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये ऐसा नहीं रहेगा, टाइम के साथ क्या होगा ना, ये वाली चीज कहीं और बनना शुरू हो जाएगी, फिर वापस थोड़ी देर में यहाँ बन जाएगी। यानी आप देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा, ये जो एक लिफाफा बनता हुआ दिख रहा है, देखो ये लिफाफा, एक एनवलप दिख रहा है जिसके अंदर ये सब बंद है। ये एनवलप क्या होगा, अभी कंप्रेस होगा, ये पूरा का पूरा पैटर्न कंप्रेस होके दब जाएगा, फिर वापस ऊपर उठेगा, दब जाएगा, फिर वापस उठेगा। इसको विजुलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है
आपके पास अगर पीसी है घर में तो विंडोज में एक सॉफ्टवेयर होता है उसको कहते हैं विनएम्प। विनएम्प है किसी के पास विनएम्प? नहीं सर, अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। अरे करते रहना, पीसी पे करना पड़ेगा वो, फोन में नहीं चलेगा तो। एनीवे जो भी। अच्छा, आप फोन में जो म्यूजिक प्लेयर यूज करते होगे उसमें एक चीज होती है उसको कहते हैं ग्राफिक इक्वलाइजर। ग्राफिक इक्वलाइजर, ये आपने पुराने जमाने के जो म्यूजिक प्लेयर होते थे ना, वो जो जिनको डेक कहते थे, डेक बज रहा है हाँ सर। है ना, उनमें एक खिड़की बनी होती थी जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक लाइट जलती थी। उसमें ऐसे बनती हुई बार्स देखी थी आपने लाइट की? हाँ हाँ सर, वो ऐसी, तो अब भी होता है ना। वो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती हैं ये। हाँ सर, वो अभी हाँ, में वो एलईडी में होता है, ग्रीन लाइट में। एलईडी में, हाँ बिल्कुल। तो अब क्या होगा इसमें, आप है ना कोई हनी सिंह टाइप गाना चला दो, है ना, और हाँ कोई पुराने जमाने का एकदम थका हुआ सा गाना चला लो, और फिर ये लाइट का पैटर्न जो बन रहा है इसको कंपेयर करना। जो सो कॉल्ड ज्यादा बीट्स वाला म्यूजिक है, यानी वो हनी सिंह टाइप की गंदगी जो है, उसमें आप देखोगे कि ये जो पहाड़ बन रहे होंगे ये बहुत बड़े बड़े बन रहे होंगे और बहुत जल्दी जल्दी बन रहे होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे होंगे। लेकिन जो पुराने जमाने वाले गाने होंगे ना, उनमें बीट्स का हाल ये होगा, हाँ सर, बहुत हल्के हल्के होंगे। बहुत हल्के हल्के बनेंगे। ये समझ गया कि नहीं? ठीक है ना? यस सर। हाँ तो ये है कहानी बीट्स की। खैर, इतना सब जानने के बजाय हमें बीट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात जाननी है ना, वो समझ लो। एक टर्म होती है, इसको हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। क्या होती है इसको समझ लेते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो बीट्स के बारे में कुछ लिख लो। लिखो। एक सेकंड सर। हाँ लिखो। यस सर। लिख रहे हो? हाँ सर। हाँ देखो, when two waves when two waves of identical amplitude when two waves of identical amplitude but slightly different frequencies, when two waves of identical amplitude but slightly different frequencies superpose, कंबाइन लिख सकते हो आप चाहो तो, बट सुपरपोज ज्यादा बेटर टर्म है। सुपरपोज कॉमा लगा के लिखना, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग फिनोमिनन, the amplitude of the resulting phenomenon varies with time, varies with time full stop के बाद लिखना, the frequency of amplitude variation, the frequency of amplitude variation is known as beat frequency, is known as beat frequency. लिख लिया सर। ठीक है, अब लिख लो, द बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फॉर्मूला लिख लेते हैं बीट फ्रीक्वेंसी का, बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय मॉड ऑफ n1 माइनस n2, और इसको हम मेजर करते हैं बीट्स पर सेकेंड में। ठीक है ना? एग्जांपल से समझाता हूं मैं, पहले लिख लो इसको। देखो समझना, मान लो हमारे पास एक वेव है 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, एक है 210 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की,
तो जो बीट्स बनेंगी वो कितनी बनेंगी इनसे? 10, 10 का डिफरेंस है ना? यस सर। और हम कहेंगे बीट फ्रीक्वेंसी 10 बीट्स पर सेकेंड। हम ये नहीं कहेंगे इट इज 10 हर्ट्ज, हम क्या कहेंगे? द बीट फ्रीक्वेंसी इज 10 बीट्स पर सेकेंड। बीट्स पर सेकेंड, है ना? तो कितनी बीट्स बन रही हैं हर सेकेंड? 10 10। बीट्स बन रही हैं, ठीक है ना? अच्छा, अगर यहाँ पे 210 की जगह 190 होता तो भी कितनी बीट्स बनती? 10। 10 ही बनती, ठीक है ना? तो बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हुए बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना है ना। यस समझ सर। आएंगे अगर बात? दोनों में बहुत डिफरेंस होगा तो? नहीं तो फिर वो बीट्स हम पहचान नहीं पाते, बनेंगी तो। देखो हमारे जो इंसानी कान होते हैं ना, उनकी बीट्स पहचानने की जो रेंज होती है वो 5 to 15 बीट्स पर सेकंड की रेंज में होती है। 5 to 15 बीट्स पर सेकंड। सर बीपीएम क्या होता है फिर? बीपीएस वो तो बीट्स पर मिनट होता है यार, वो तो हार्ट रेट मेजर करते हैं ना, वो हाँ हाँ। होता है ना? वो तो बीट्स पर मिनट होता है कि नॉर्मली बीट्स पर मिनट 70 की रेंज में होती है ना, 70-80 की रेंज में। ज्यादा है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। सर तो अगर हम्म 15 से ज्यादा होंगी तो क्या होगा? वो पहचान ही नहीं पाएंगे ना, बन रही है हम नहीं पहचान पा रहे। मतलब मतलब क्या? नहीं सर, मतलब पहचान नहीं पा रहे, मतलब सुनाई पहचान, नहीं देता हमको हाँ जैसे। देखो, नहीं नहीं ऐसा होता है ना, देखो समझो, ड्रम बजाए कभी ड्रम। हाँ। ड्रम्स में बहुत सारे ड्रम होते हैं, एक पूरा सेट हम्म होता है 6-7 ड्रम का। हम्म। अच्छा, अब वो ड्रम्स क्या होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं, और ऐसा बहुत जगह होता है, मतलब ये समझना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो आप, पियानो उठा लो, पियानो में अलग अलग कीज होती हैं, यस सर। गिटार में अलग अलग स्ट्रिंग्स होती हैं, हाँ ड्रम्स में अलग अलग ड्रम होते हैं, हाँ। ठीक है? और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताओ। सर ऐसे तो बहुत सारे, देखो लेकिन वायर बेस्ड हमने ले लिया, स्ट्रिंग हाँ बेस्ड हमने ले लिया, मतलब हाँ। पियानो हो गया, गिटार हो गया, ड्रम्स हो गए, और कुछ बताओ। सर कॉन्गो होता है। अरे वो तो ड्रम्स में ही आ गया ना यार। हाँ हाँ। फ्लूट। फ्लूट हो गई, फ्लूट। हाँ ये बढ़िया। फ्लूट, फ्लूट में अलग अलग छेद होते हैं जिनमें से हवा निकलती है ना। हम्म। और बोलो। वो देखा है किसी ने जल तरंग? जल सर नाम तरंग, तो सुना है। जल तरंग यार एक बहुत ही अच्छा इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। उसमें से कप रखे होते हैं पानी से भरे हुए, हाँ देखा है। है ना? और जो प्लेयर होता है उसके पास में एक ऐसी ना, एक चम्मच जैसी चीज होती है जिससे इनको हिट करना होता है। टिंग हाँ टिंग सर, हाँ वो टिंग टिंग हर ऐसे आवाज कप आती है अलग ना अलग उसमें, है आवाज आती है उसमें। ना? अलग अलग लेवल के पानी से अलग अलग आवाज आती है, बिल्कुल यही है ना? तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स क्या कर रहे हैं, देखो ये अगर मान लो आप गिटार बजा रहे हो, तो आपने एक स्ट्रिंग को प्लग किया, एक तरह की आवाज निकली, हाँ। दूसरी स्ट्रिंग को प्लग किया, दूसरी तरह की आवाज निकली। अच्छा, अब इन अ म्यूजिकल ग्रुप मान लो कि आप एक बैंड में प्ले करते हो, तो उसमें एक लीड गिटारिस्ट होता है यस सर। और एक बेस गिटारिस्ट भी होता है। हाँ अब लीड और बेस आपस में बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर रहे हैं। लेकिन मान लो आपका लीड और बेस इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रखते हैं कि बीट्स प्रोड्यूस तो होंगी, लेकिन आपको लगेगा यार वो मजा नहीं आ रहा म्यूजिक में। ये म्यूजिक की बात है, वो म्यूजिक वाला ही समझता है कि देखो बीट्स कैसी बन रही हैं, है ना? तो वो जो जो हम कहते हैं ना कि कुछ हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो इस रेंज के बाहर हो रहा होता है, समझे? अगर मान लो कि मैं ये वाले ड्रम्स में एक ऐसा ड्रम ले लूं जो बिल्कुल ही अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालता हो, ये मोर और लेस एक जैसी फ्रीक्वेंसी बना रहे होते हैं, अलग अलग एम्पलीट्यूड की, ठीक है? तो इनमें आपस में क्या बन रही है, बीट्स बन रही है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा ड्रम ले लूं जिसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ही अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज देता है, तो वो बिल्कुल अलग सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? सुनाई देगा। ये जब भी सुनाई देंगे, सुनाई देगा जैसे एक ही पर्टिकुलर म्यूजिक पीस की आवाज आ रही है इनमें से, है ना? यानी कुछ ना कुछ ऐसा है जो कॉमन है इनमें, लेकिन वो एक अलग सुनाई दे रहा होगा कि नहीं? हम्म।
तो इसी तरीके से क्या होता है म्यूजिक में बीट्स जब बनती हैं तो आवाज हमें स्लाइटली डिफरेंट लगती है, मतलब पहचान में भी आती है कि हाँ अलग है, लेकिन ये भी जरूर लगता है कि हाँ ये एक सिंगल म्यूजिक पीस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। समझ सकते हो मेरी बात? हाँ सर थोड़ा है ना, सा। थोड़ी बहुत। हाँ तो ना वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो बारीक डिफरेंस होता है ना म्यूजिक का, वो हमारे कान सिर्फ इस रेंज में ही समझ पाते हैं, 5 से 15 के बीच में। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो या इससे कम डिफरेंस हो तो हमें वो समझ ही नहीं आता, हमें लगता है दो बहुत ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए ना? तो इसीलिए आप देखो कि जो पूरी ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है वो पूरी की पूरी एक ही नोट को प्ले कर रही होती है, उनके सामने कागज रखे होते नहीं रखे होते हैं, हाँ सर हाँ। है ना, और उनका एक कोऑर्डिनेटर होता है जो उनको वो इशारे कर करके समझा रहा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब तक वो उस कोऑर्डिनेशन में नहीं बजाएंगे अपने इंस्ट्रूमेंट्स, क्या नहीं बनेंगी? सेम फ्रीक्वेंसी। नहीं बेटा, रिकॉग्नाइजेबल बीट्स नहीं बनेंगी। अच्छा हाँ। भाई फ्रीक्वेंसी तो स्लाइटली डिफरेंट हो चल जाएगा, लेकिन रिकॉग्नाइजेबल बीट्स होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो म्यूजिक जैसा तो लगे। समझ गए? यस सर। तो ये है सारा खेल म्यूजिक का। तो एनीवे, तो हमने कहा कि जो बीट कितनी बन रही है, थ्योरेटिकली तो आप कितनी भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंसानी कानों को उसे समझने के लिए इस रेंज का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर्मूला क्या है बीट फ्रीक्वेंसी का? n1 minus n2 mod। n1 माइनस n2 का मॉड, बिल्कुल। अब क्वेश्चन आएंगे तो बीट बीट कैसे खेलेंगे, तो लिख लो बीट बीट कैसे खेले। तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ जानकारियां चाहिए होंगी ट्यूनिंग फोर्क्स के बारे में, है ना, और स्ट्रिंग्स के बारे में। एक एक करके समझते हैं। ट्यूनिंग फोर्क वर्ड आपने पहले सुना है? एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है ट्यूनिंग फोर्क, कभी देखा किसी ने? सर याद नहीं है। चलो, ट्यूनिंग फोर्क होते हैं, मतलब ट्यूनिंग की जरूरत किसे पड़ती है, चलो ये बताओ। गिटार बजाया कभी किसी ने? हाँ गिटार जब बाजार से आता है तो ट्यून हुआ आता है, अब ट्यून करना पड़ता है उसको? करना पड़ता है। करना पड़ता है, कैसे करते हैं? हाँ सर उससे वो, अब तो वो आता है ना सर एक। एक डिवाइस आता है ना, आजकल तो हाँ ऐप से भी हो एडेप्टर सा जाता आता है, है। उसको हाँ साइड में लगा के करते हैं। बिल्कुल, है ना। तो बेसिकली जब वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब नहीं हुआ करता था तो किससे करते थे? ट्यूनिंग फोर्क ट्यूनिंग से। फोर्क से करते थे। अब ट्यूनिंग फोर्क बेसिकली क्या होते हैं, एक इस तरह का, देखो अगर बहुत बढ़िया बना है ट्यूनिंग फोर्क को ना, तो वो इस तरह का दिखता है। ये आपने ऐसे करके बना लिया, बहुत बढ़िया के चक्कर में बिल्कुल ही खराब बन रहा है, पर चलो ठीक है, ऐसे समझ लो आप, ऐसे ना, जितना 3D में समझा सकता हूँ मैं आपको, मैं कोशिश कर लेता हूँ ना। ये इसको पकड़ने का डंडा हो गया नीचे, ठीक है जी। हाँ। ये ऐसा हो गया, यू शेप मैग्नेट होती है ना, जैसे ऐसे लोहा है और हम्म। लोहे का डंडा है इसमें, और अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। अब इसको आप क्या करते हो, पटकते हो इसको, किसी रबर का एक पैड होता है उसके ऊपर इस डंडे से पकड़ के और पटकते हो। यस पटकते सर। ये झंझनाने लगता है, क्या करने लगता है? वाइब्रेशंस होती हैं। झंझनाने लगता है ना। तो ये झंझनाता है, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ झंझनाहट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ झंझनाहट, इसको एन नॉट नाम दे दें, एन नॉट। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, मटेरियल कैसा है, मटेरियल की डेंसिटी कैसी है, बट एक बार बन गया तो फिर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फिक्स हो गई। सही है ना? क्या कहते हो भाई? हाँ सर हाँ। समझ गए? तो हर ट्यूनिंग फोर्क की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं सिर्फ ट्यूनिंग फोर्क की झंझनाते हैं, एक बिल्डिंग सोचो जो अपनी फाउंडेशन पे खड़ी हुई है। फाउंडेशन कहाँ है? जमीन में। जमीन के अंदर। उसको आसपास मिट्टी ने पकड़ा हुआ है। हाँ सर पकड़ा ठीक हो। है, तो वो जो ऊपर निकली हुई है ना, उसको तो इसको कहते हैं प्रोंग। प्रोंग, है ना। और ये हो गया बेस।
तो बेस तो हम पकड़ लेते हैं या जमीन पकड़ लेती है बिल्डिंग के केस में, प्रोंग कौन हो गया बिल्डिंग के केस में? बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग खुद हो गई, बिल्डिंग खुद जो है वो प्रोंग हो गई। तो अब बिल्डिंग को कौन झंझनाएगा? बेस। नहीं, बिल्डिंग को हम, बेस थोड़ी झंझनाएगा, अच्छा नहीं, बिल्डिंग को अर्थक्वेक। अर्थक्वेक झंझनाएगा। जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग भी क्या करती है, इस तरीके से झंझनाती है। और हर बिल्डिंग की अपनी क्या होती है, एक कैसी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ना। सर वो Anyway, फिक्स कैसे हो जाती है? वो कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है ना, बट आपकी बिल्डिंग में कितनी डीप वो बनी हुई है फाउंडेशन। अच्छा, जो मटेरियल यूज किया गया है वो कितना डेंस मटेरियल है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। और अच्छा, उसके बाद आपने जो मटेरियल में मान लो कितना ग्लास लगा हुआ है, कितना क्या लगा हुआ है, सारी चीज मिला के एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और सर इस ट्यूनिंग फोर्क में कैसे है डिसाइड? ट्यूनिंग फोर्क में तो आपने मटेरियल क्या यूज किया है, ये प्रॉन्स की लंबाई कितनी है, ये जो रेशियो है इस लंबाई का वर्सेस इस लंबाई का ये कितना है, ये सब मिलकर डिसाइड करता है। ओके सर। ठीक है ना। तो मेरा कहना है वंस कंस्ट्रक्टेड अ ट्यूनिंग फोर्क इज सपोज टू हैव क्या, अ नेचुरल अ फ्रीक्वेंसी। फिक्स्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये बात ठीक है ना? यस। ठीक है जी। स्ट्रिंग्स के केस में देखते हैं, स्ट्रिंग के केस में क्या होता है। एक स्ट्रिंग जो होती है वो दो एंड पे रुकी हुई होती है, हाँ। एंड्स पे बंधी हुई होती हम्म। है ना। तो ये स्ट्रिंग जो है इसमें एक सर्टेन लेंथ है, ये लेंथ और इसमें टेंशन कितनी है, ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसकी एक इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी हो? है। ठीक है ना। यानी यस। कौन कौन से फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं, लेंथ, म्यू और टी, ये मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। सही है। गिटार हाँ स्ट्रिंग देखिए आपने, गिटार स्ट्रिंग जो होती है अगर उसको हाँ। टाइट करो तो आवाज डिफरेंट आती है, ढीला छोड़ दो तो आवाज डिफरेंट आती है ना। यस सर। तो बस वही चीज यहाँ पे हो रही है। और बढ़ते हैं आगे, देखो ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हम इसको बारे में कहते हैं कैन बी चेंज्ड स्लाइटली, हल्का सा बदली जा सकती है। कैसे? तो ट्यूनिंग फोर्क के केस में दो तरीके हैं, एक को कहते हैं लोडिंग और एक को कहते हैं फाइलिंग। लोडिंग एंड फाइलिंग क्या होती है अभी समझ लेते हैं। लैब में हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर एक वेट अटैच कर देते हैं, इस तरह से एक एक्स्ट्रा वेट आता है ना, बीच में छेद होता है उसमें, ऊपर से डाल के टाइट कर देते हैं इसको। ये हमने क्या लगा दिया इसके साथ, लोड। वेट। वेट है ना, लोड। हाँ, लोड। एक तरीका लोड करने का ये भी हो सकता है, आप ट्यूनिंग फोर्क लो, मोल्टन वैक्स में डालो, बाहर निकालो, ठंडा कर लो, क्या होगा, वैक्स की कोटिंग हो वैक्स जाएगी। की कोटिंग हो जाएगी, उसमें भारी हो जाएगा वो। यस सर। ये है, ठीक है ना। तो लोडिंग मींस वेट बढ़ाना। फाइलिंग क्या होता होगा, फाइल करना। फाइल करना, नेल्स को फाइल करती हैं लड़कियां। पता नहीं सर उसका मतलब क्या होता है। नेल फाइल करते किसी को नहीं देखा आज तक? सर वो होता क्या है, मतलब वही पूछो, अरे यार वो मतलब क्या होता लड़कियों को नहीं देखा, वो नाखून घिसती रहती हैं वो एक लोहे के टुकड़े से, है? अच्छा हाँ। कभी नहीं हाँ देखा? हाँ सर, हाँ हाँ उस पता है। प्रोसेस को कहते हैं नेल्स को फाइल करना। फाइल करना मतलब क्या हुआ, और फाइल करना घिसना। घिसना, हाँ घिसना, छील देना एक तरीके से, ठीक है ना। हम्म। तो हमने फाइल करना मतलब क्या हुआ, सैंड पेपर जानते हो क्या होता है? हाँ सर, हाँ। यस सर। सैंड सैंड पेपर लेके घिस दिया हमने इसको पूरा चारों तरफ से, इसका हम्म। वजन बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो लोडिंग में वजन बढ़ाते हैं, फाइलिंग में वजन कम करते हैं। कम कर देते हैं। अब गेस करो इससे फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क होता होगा, कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो लोड करने से बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और फाइल करने से बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ये नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। सर क्यों? हल्का हो जाता है ना बेटा, हल्का हो जाएगा तो ज्यादा फ्रीली मूव अराउंड कर सकता है ना कोई चीज। सर ये जो हम्म नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ झंझनाहट थी, हम्म
सर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ही तो हुई। ऑसिलेशन लिख लो, हाँ हाँ अंग्रेजी में ऑसिलेशन लिख लो यार। लिख लिया? हाँ सर। स्ट्रिंग के केस में क्या होता है? स्ट्रिंग के केस में आप टेंशन बढ़ा सकते हो या टेंशन कम कर सकते हो। स्ट्रिंग को टाइट कर सकते हो या ढीला कर सकते हो। टेंशन बढ़ाना, टेंशन कम करना। अच्छा, अगर गिटार बजाया है तो आप बता सकते हो टाइट करने पे आवाज पतली हो जाती है, मोटी हो जाती है? पतली। पतली हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ढीला करने पे मोटी आवाज हो जाएगी। मोटी आवाज हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कम घट हो जाएगी। जाएगी। ये देख लो, है ना। सर पिच भी तो इस पे ही डिपेंड करती है। पिच तो फ्रीक्वेंसी हो गई ना बेटा। अच्छा हाँ। अब ये ज्ञान याद रख लो कि ट्यूनिंग फोर्क और स्ट्रिंग्स के बारे में। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, लेंथ में उल्टा होता है। देखो, अगर आप लेंथ बढ़ाते हो स्लाइटली तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है स्लाइटली, लेंथ घटाते हो स्लाइटली तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है स्लाइटली। ये भी ध्यान रख लेना, कभी कभी काम आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं ना एग्जांपल के लिए। क्वेश्चन, दो ट्यूनिंग फोर्क है ए और बी। ए की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, बी की फ्रीक्वेंसी पता नहीं। यहां तक क्लियर है? एक बार दोबारा मेरा। दो ट्यूनिंग फोर्क है। अच्छा हाँ। दो ट्यूनिंग फोर्क है ए एंड बी। एक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 200, बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता नहीं। ओके सर। ठीक है, अब समझना कि when sounded together, when sounded together, और हाँ इस पे ध्यान रख लेना, विकिपीडिया जानते हो क्या होता है? क्या सर? विकिपीडिया, हाँ। उसमें लिखना बीट्स अकूस्टिक। बीट्स अकूस्टिक। एक सेकंड। अभी मत लिखो, ये बाद में लिख लेना, है ना। नहीं सर मैं तो अच्छा, वैसे नोट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये विकिपीडिया में जब लिखोगे तो उसमें अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क्स की बीट्स के एग्जांपल दे रखे होंगे ऑडियो फाइल की फॉर्म में। उनको सुन लोगे एक बार हाँ सर। तो आपको समझ में आ जाएगा बीट्स सुनाई कैसी देती हैं। सर अकोस्टिक बीट्स नाम तो सुना। अकोस्टिक बीट्स लिखना, क्योंकि अदरवाइज बीट्स लिखोगे तो वो कंपनी जो है ना, वो हेडफोन बनाने वाली, वो आ जाएगी बीट्स, डॉक्टर ड्रे वाली, हाँ। है ना। तो वो नहीं फिर। एनीवे, तो व्हेन साउंडेड टुगेदर दे प्रोड्यूस 10 बीट्स पर सेकेंड। अगर इनको एक साथ साउंड किया जाए तो कितनी बीट्स प्रोड्यूस करते हैं? 10 बीट्स पर 10। सेकंड। इस जानकारी से मुझे इतना पता चल गया कि बी या तो क्या हो सकता है और क्या हो सकता है? 190 200 210 या 210। ये सही है ना? देखो, यस लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। ये दोनों वैलिड आंसर है अभी तक। हाँ। फिर इसी क्वेश्चन में एक सेकंड इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसमें कहा जा रहा है इफ ए इज फाइल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी reduces to 5 beats per second। नोट कर लो इसको। कर लिया नोट? हाँ सर। 5 बीट्स पर सेकेंड। अब बता सकते हो क्या आंसर होगा? 210 या 190? 210 या 190? और इसका जो मेथड मैं बताऊंगा वो अच्छे से समझना है। हाँ सर 190 में भी। चलो, इसका सही आंसर जो है वो है 210। क्यों ठीक सर? है, उसे तो हल्का कर दिया ना आपने। देख लेते हैं, ठीक है ना। जो मैं कह रहा हूँ फॉलो कर रहे हो? यस सर अब कर। ठीक है, देखो, आपको इस ऐसे में करना क्या, अज्यूम कर लेना है कि इन दोनों में से एक आंसर करेक्ट है। क्या आंसर करेक्ट मानना चाहते हो? 190 को मान लो। हाँ। ठीक है, तो ब्लू लाइन ए की
लाल लाइन बी की, ये मान लिया, यस सर। ठीक है ना। ए का फ्रीक्वेंसी लेवल और बी का फ्रीक्वेंसी लेवल आपके हिसाब से 190 आंसर, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये बी है, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, ए को हमने फाइल किया है, ए ऊपर जाएगा या नीचे आएगा फाइल करने पे? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। तो अगर ये लाइन ऊपर उठाऊंगा तो ये गैप बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ये गैप बीट फ्रीक्वेंसी है कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलते जाओ। हाँ, नहीं सर, एक बार और। ये ए का फ्रीक्वेंसी लेवल है, ये बी का फ्रीक्वेंसी लेवल है। हाँ सर, हाँ वो तो ठीक है, वो ए को पतली फाइल करेंगे करने तो पे, ऊपर। हाँ, और ये जो गैप है ये बीट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी यार। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक हाँ, है। ये हायर है, ये लोअर है, हमने लोअर माना ना बी को। तो जो डिफरेंस है वो, ये डिफरेंस जो है ये बीट्स है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। ए को अगर फाइल करेंगे तो ये लेवल ऊपर उठेगा, बोलो हाँ। हम्म। लेवल ऊपर उठेगा तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, बोलो हाँ। हम्म। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई है? कम हुई है। यानी जो हमने माना वो, जो हमने अच्छा, माना, और बोलते जाओ, जो हमने माना वो गलत है। गलत है। तो सही क्या है? बड़ी फ्रीक्वेंसी। बड़ी फ्रीक्वेंसी 210। रिपीट करूं? हाँ सर, एक बार और। एक बार में समझ जाओ यार, कितना अच्छा लगेगा मुझे भी। नहीं सर, मतलब थोड़ा सा और। सर कोई मैं नहीं, एक मैं बार तो ऐसे रिपीट करता हूँ ही, ना। मैं तो रिटोरिकल कह रहा हूँ ना। बट देखो, समझो, आपको कोई एक चीज अज्यूम कर लेनी है, ठीक है ना। आपने ए का एक फ्रीक्वेंसी लेवल मान लिया, ये कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। फिर आपने बी का एक फ्रीक्वेंसी लेवल मान लिया, ये कोई दिक्कत? नहीं। उसके बाद जिसके साथ भी छेड़छाड़ हुई है वो छेड़छाड़ कर दो। किसके साथ छेड़छाड़ हुई? ए के साथ। ए के साथ। क्या छेड़छाड़ हुई? ए को फाइल कर दिया, वो फाइल ऊपर करने से वो जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाने से गैप बढ़ेगा, कब होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। गैप यानी क्या? बीट की फ्रीक्वेंसी, नहीं बीट बीट्स। बीट्स। तो हाँ, बीट्स फाइल करने से ऊपर क्यों जाएगा? फाइल अभी तो करने किया से था। बढ़ फाइल करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना बेटा। हाँ, ओके। सॉरी, समझ गए अच्छी तरह? हाँ सर, हाँ। ठीक है। तो ये सर पहले गैप हमको दोनों में से कोई भी एक आंसर एज्यूम कर लेना है। अज्यूम कर लेना। उसके बाद सर जो भी छेड़, मतलब फिर ऐसे ही जैसे आपने बताया वैसे दो, मतलब उसके हिसाब से फिर हमको करना है, जिसमें भी छेड़छाड़ करी उसमें छेड़छाड़ करके फिर करके आंसर अपना असली निकालना है। फिर चेक कर लेना है कि उससे जो रिजल्ट आया वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करें, यस। दूसरा करें? हाँ सर, एक और। देखो जरा, ए है और बी है। ए है 300, बी है अननोन। बीट्स बनती है इनके बीच में 10। when b is filed, बीट फ्रीक्वेंसी हो जाती है, बीट्स हो जाती है 8 बीट्स पर सेकेंड। अब इससे तो आंसर दो ही बनते हैं क्या? 310 एंड 290। अपना मेथड लगाओ और बताओ कि बी एक्चुअली क्या होना चाहिए, मतलब बिना फाइल किए क्या था बी? 310। नहीं सर, बिना 310। फाइल किए तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। यार लेकिन समझो ना, वो जो आंसर पूछ रहा है वो तो पहले पूछ रहा ना, फाइल करने से पहले क्या था बी। फाइल करने से पहले एक ही तो था यार, दो तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, हाँ। 310। चलो, आंसर तो इसका 290 है, पर चलो देखते हैं। मैं अभी 310 ही सोच रहा था। मेरे साथ साथ सॉल्व करो, देखो सभी पकड़ में आ जाएगा। गड़बड़ क्या कर रहे हो? ये लाइन किसकी? ओ, बी फाइल हुआ है, मैंने कोई ए नहीं बेटा, फाइल कर दिया। कोई बेटा, देखते जाओ। ये लाइन किसकी? एक ही। ए की। और लाल लाइन किसकी? नहीं सर, वो कलर नहीं, अब तो समझ जाएंगे, आप बस मार्क कर दो। लाल लाइन किसकी? बी। बी की।
बी की गैप क्या 10 10 है ना, ठीक है। छेड़छाड़ किसके साथ हुई बी B के साथ। क्या छेड़छाड़ हुई फाइल बी को फाइल कर दिया तो फाइल तो ऊपर कहाँ जाएगा। जाएगा, ऊपर जाएगा, ये आ गया बी है। हाँ, बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई कम हो गई कम हुई, सच्चाई में क्या हुई है कम हुई कम हाँ, हुई है, कम जो हो हमने गया। माना वो गलत है। अरे सही है, अरे ये कम सही माना ना हमने, बी कम माना, और अच्छा, कम होने से जो माना। हो रहा है वही हो रहा है, 10 से 8 हो रहा है ना भाई, बीट फ्रीक्वेंसी 10 की जगह कम होके 8 हो गई ना, हाँ सर, हाँ। पक्की बात। सर अगर 310 मानते तो वो वाला एक और केस वो वाला साथ देख में लो ना, कर। अगर 310 मानते तो ये लिख लेते हैं। देखो हमने कहा कि ये ए है और ये बी है, ये बी है, छेड़छाड़ की बी के साथ, बी ये हो गया, हाँ, गैप बीट्स बढ़ गई। हाँ सर, ठीक है, समझ गया। सच्चाई से अलग हो गया ना वो। हाँ 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 सर, मतलब जिसको हम ग्रेटर मान रहे हैं उसे हम ऊपर रख के कर सकते हैं ना सर। हाँ सर, ठीक है, समझ गया, हो गया। समझ गया ना। हाँ तो बस सच्चाई पे परखना है। देखो सच्चाई की अलग ही चमक होती है, प्रियंका चोपड़ा ने बहुत पहले बता दिया था। सर, पता नहीं आप क्या वो कह रहे इलायची बेचती है ना यार, वो कौन सी वाली इलायची बेचती है वो? हैं। पता नहीं। अरे यार सच्चाई की अलग चमक होती है, मूवी देखने जाते हैं जब आती है बेचारी कहते हुए। पता नहीं सर, 2-3 साल हो गए जाके अच्छा मूवी देख। हाँ चलो, वैसे देखो मूवी वालों के हिसाब से चले तो दुनिया में कामयाब कौन लोग हैं? एक तो इलायची खाने वाले, एक वो पान पसंद खाने, वो क्या होते हैं वो, कमला पसंद खाने वाले। 100 पाइपर सर उसमें 100 पाइपर वालों की तो दोस्ती अच्छी होती है मतलब ना। नंबर 1 यारी वाले कौन से हैं वो? चलो वो रॉयल स्टैग। रॉयल स्टैग, हाँ रॉयल स्टैग, उनकी यारी नंबर 1 है ना। चलो, तो कहने का मतलब ये है कि सच्चाई पे परखना है इनको, है ना। यस सर। जो सच्चा नहीं निकले वो आंसर हमारा नहीं। करें तीसरा ले एग्जाम्पल, हाँ सर, इस बात सर सही बता। तीसरा एग्जाम्पल फिर से एक्स वाई लेते, बहुत देर हो गई ए बी लेते हुए। एक्स वाई, ये स्ट्रिंग्स हैं, दो स्ट्रिंग्स। ट्यूनिंग फोर भी नहीं, इस बार क्या स्ट्रिंग्स हैं। इसकी हाँ फ्रीक्वेंसी है 150 और इसकी पता नहीं। बीट्स हर बार 10 बनती है, इस बार 5 बना देते हैं, 5 है ना, 5 बीट्स पर सेकंड बनती है। उस हिसाब से या तो 155 हो सकता है या 145 हो सकता है, ये सही है ना। हाँ सर। अच्छा, एक्स की टेंशन बढ़ा दी हमने, टेंशन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। और ऐसा होने से जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट्स, वो 10 बीट्स पर सेकंड हो गई। तो आपको बताना है वाई क्या है। सोच, अब सही से बताओ, इससे ज्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं लूंगा। सर 145। देख लो, बाकी लोग भी देख लो। मेरे मेरे लिए तो 145। पक्का है ना, कोई चेंज थोड़ी करना चाहते हो आंसर में? नहीं, मैं नहीं। ठीक सर है, 155 चलो आंसर इज 145। यस। चलो चेक करें। हाँ सर, हाँ। ए मतलब एक्स और वाई, वाई को नीचे मानो ऊपर मानो, जो कहोगे वो मानो। सर नीचे। लेकिन उसने 155 वाले ने तो ऊपर माना था ना, हम ऊपर मान लेते हैं। ये नहीं वाई सर, हो ये गया, आंसर तो 145 है कोई ना। बात नहीं, कोई बात, वो तो गलत साबित हो जाएगा ना, वो इसी से समझ में आ जाएगा ना। अच्छा। पक्की बात। हाँ सर, सर इसमें एक्स ऊपर जाएगा तो अब फिर एक्स कम में होनी टेंशन चाहिए ना। बढ़ाई हमने, एक्स में टेंशन बढ़ाई तो एक्स उठ के यहाँ आ जाएगा, एक्स उठ के यहाँ आ जाएगा टेंशन बढ़ने पे। तो कायदे से बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए। कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई। बढ़ गई है, हाँ। ठीक है जी, यस सर। हेंस यस आंसर क्या है? 145 हर्ट्ज। 145 कर लोगे? सर एक और, मजा आ रहा अबे यार, है। एक ग्लास सर। मुश्किल दे दूं क्वेश्चन? आपकी मर्जी। चलो,
दो ट्यूनिंग फोर्क में एक्स और वाई, एक्स की फ्रीक्वेंसी है 200, वाई की पता नहीं, वाई इज फाइल्ड, अच्छा बीट फ्रीक्वेंसी इनकी 10, वाई इज फाइल्ड and the beat frequency remains unchanged. तो y की फ्रीक्वेंसी बिफोर फाइलिंग कितनी थी? 210 190। अरे कैसी बातें कर रहे हो, दो थोड़ी हो सकती है, एक ही तो हो सकती है यार, आंसर नहीं तो सर, एक ही होगा ना। हाँ y को हमने फाइल किया और फिर भी बीट फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, तो y की फ्रीक्वेंसी फाइल करने से पहले क्या रही होगी, इसका एक ही यूनिक आंसर है। नहीं सर, तो आप हम तो अभी एसडीओ में तो कर रहे हैं। नहीं वो तो दो ऑप्शन हुए, लेकिन असली आंसर क्या है, तो दोनों अच्छा, कंडीशन है ना आपके पास, कि हाँ हाँ। फाइल करने के बाद क्या हुआ वो भी तो पता है आपको। हम्म, हम्म। ऐसा कैसे हो सकता है कि फाइल करके भी फ्रीक्वेंसी, जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 10 की 10 ही है? वही तो नहीं समझ आ रहा अरे बहुत दिमाग वाला काम है, सोचो जरा। सर। एक्स नहीं, हम्म, एक्स में कुछ चेंज नहीं कर सकते? एक्स में कुछ नहीं करना, वाई के साथ किया जो किया। हम्म, बताओ भाई। सर अगर दोनों 200 होंगी तो उनकी तो बीपीएस 0 हो जाएगी ना? नहीं यार वो तो हो ही नहीं सकता ना आंसर। चलो देखो, क्या मुझे नहीं लग रहा कि समझ रहे हो बात को, तो समझो। ये एक्स है, ठीक है ना? यस। क्या मानना चाहते हो, वाई ज्यादा या कम? कुछ भी ले लो सर। नहीं कुछ तो मानना पड़ेगा ना, एक बोल दो अपनी चॉइस। ज्यादा। ज्यादा अगर मान लेते हैं, है ना, तो मेरे ख्याल से लाल सर बनूंगा इसी मैं। कलर से ले लो, बस समझ जाएंगे अब तो। कोई नहीं, ये लो। अगर ये ज्यादा है दूसरा वाला वाई हमारा, आप फाइल करोगे तो ये गैप सिर्फ बढ़ेगा या कभी बढ़ के कम भी हो सकता है। फाइल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, गैप क्या होगा, बढ़ ही जाएगा। बढ़ ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा ना। नहीं। अब यही स्थिति उल्टा सोच लो कि ये यहाँ होता हुआ है, मैं फाइल करते जाऊं, पहले गैप क्या होगा, कम होगा। कम होगा, फिर जीरो हो जाएगा और फिर बढ़ने लग जाएगा। बोलो। वाह। Yes, sir. हाँ हाँ, तो ये ऐसा कह सकते हैं क्या कि y जो है वो पहले 10 कम था अब 10 ज्यादा हाँ सर। है ना? और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब पहले वो 10 क्या रहा हो, कम या ज्यादा? कम। कम रहा हो। तो इसका आंसर एक ही है, क्या? क्या था? 190. 190। 190, 190 है सही है क्वेश्चन, हाँ सर। Yes. है ना? तो ये तो देखो, सोचे। बीट्स पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, इवन आईआईटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक बार पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, एक आध और क्वेश्चन फिर मैं पूछ लूंगा। चक्कर क्या है ना, वो हार्मोनिक्स वाला तो पार्ट ही हटा दिया सिलेबस से, क्योंकि जेई में जितने अच्छे क्वेश्चन आते थे वो तो उसी पे आते थे, है ना? तो अभी हटा दिया, तो अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में अगर जेई के सिलेबस में होगा तो हम पढ़ लेंगे उसको, है ना? तो अभी करो, इसकी प्रैक्टिस करो, कल तक जो डाउट आए मुझे बताना फिर, है ना? कल अपनी रेगुलर टाइम पे ही होगी क्लास। यस ठीक है। सर इसकी सर। क्वेश्चंस के कहाँ से करें? हाँ, मैं भी यही पूछ रहा था। क्वेश्चंस के लिए और कोई किसी का फिटजी विटजी का मटेरियल नहीं पड़ा है क्या अपने पास? नहीं। चलो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना, उसमें से कर लेना। Yes. ठीक है ना? थैंक यू सर। सर वीडियो भी डाल देना, मिस हो गई वो तो मेरी अभी डाल क्लास. दूंगा, हाँ।